हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग तैयारी मस्त चल रही होगी और अच्छे स्कोर कर पा रहे होंगे अपने प्रैक्टिस में। अभी आप सबके लिए आपको पता है मैं सुपर मैराथन लेके आ रहा हूँ हर विषय के। अभी मैंने सुबह और संस्कृत के और पर्यावरण की क्लास लिए थे, अभी हम बाल विकास के सुपर प्रश्न करने वाले हैं। सो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास रहने वाली है सुपर फास्ट तरीके से मैराथन क्लास रहने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आप सबके साथ में, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर करना है। हर 10 प्रश्न के बाद आपको अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने कितने उत्तर सही किए। पहला प्रश्न आपके साथ लूंगा मैं, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया। प्यारे मित्रों, सामूहिक अचेतन का प्रत्यय किसने दिया? पावलोव ने, स्किनर ने, फ्रायड ने, युंग ने। युंग को ही इंग्लिश में जुंग कहते हैं, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। पावलोव का कौन सा सिद्धांत है आप सबको पता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर साहब का कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन का सिद्धांत। फ्रायड साहब ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया है। युंग साहब ने प्यारे मित्रों सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। आपको उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे लेके चलूंगा मैं। इरोज, इरोज शब्द कहां से आया है पूछ रहे हैं आपसे। इरोज शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से, प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, आप लोगों का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे गृहिणियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, लाडलों, आप सबके लिए ये क्लास जानदार शानदार रहने वाली है। ध्यान देना, हर प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। अहम निर्देशित होता है। अहम कहाँ से आया है? मनोविश्लेषण सिद्धांत से आया है। इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो, जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे से उन सबको पता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत मैंने बताया था अभी पहली क्वेश्चन में, सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया है मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन क्या है शब्दावलियाँ होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं, ध्यान रखना। तो पूछ रहा है कि अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा। बताएंगे अहम, ईगो, बिल्कुल बताएंगे उत्तर। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में, अब वृद्धि और विकास से प्रश्न पूछा हुआ है। हम लोग डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। उत्तर बताएंगे अपना आप लोग। बिल्कुल प्यारे मित्रों, इसका उत्तर जाएगा भूख कम हो जाती है। क्या? भूख कम हो जाती है। आप लोग इसको उत्तर बताएंगे कि भूख कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे मित्रों, हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अपने उत्तर ही बताते जाना है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा IQ टेस्ट से प्रश्न पूछा हुआ है, अच्छे से हम लोग इसको करेंगे। 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? मेंटल एज पूछ रहा है आपसे। हाँ, आपको बता दूं मैं कि बच्चा 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु बताना है। आप लोग बताएंगे अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स। देखो 16 वर्ष का बच्चा है, 16 वर्ष का बच्चा मतलब उसका 30 आपको बताएंगे, मतलब CA मतलब उसका शारीरिक आयु कितनी है? 16 साल। और वो कितना प्राप्त कर रहा है? MA कितना प्राप्त कर रहा है बताएंगे आप लोग? कितना? 75 अंक। तो उसका IQ निकालना है अपने को, IQ निकालना है, IQ पूछा है। मेंटल एज बताएंगे आप लोग। देखिए 75 अपॉन में क्या हो जाएगा? 16 है ना। बताएंगे इसका उत्तर, बताएंगे आप लोग। भाग दे दीजिए इसको 100 से। ठीक है, इसका उत्तर आएगा आपका 12 वर्ष। क्लियर है प्यारे मित्रों? ठीक इस तरह से इसका 12 वर्ष उत्तर आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है इस प्रश्न में, चेक करने दो मुझे जरा। यहाँ बोल रहा है बुद्धि परीक्षण में 16 वर्ष का बच्चा, मतलब उसकी शारीरिक आयु जाएगी कितनी? आप बताएंगे 16 वर्ष, और उसकी 75 अंक प्राप्त करता है। अंक के अनुसार निकालना है। ठीक है, अच्छा ये 75 यहाँ हो जाएगा, 16 यहाँ हो जाएगा, 100 ये अगर यहाँ कर लेंगे तो 75 100 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो भी कितना आएगा उसका उत्तर आप लोगों का? एक मिनट, कुछ गड़बड़ है इस प्रश्न में, इस प्रश्न को इरेज कर लेना आप लोग, कुछ गड़बड़ है इस प्रश्न में। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग IQ का फॉर्मूला याद रखना। IQ निकालने का, इंटेलिजेंट क्वेश्चन निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई 100 में। इस प्रश्न को चेक कर लूँगा एक बार, ठीक है, याद रखना। अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 66 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे आप लोग। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं क्या? थोड़े बहुत साइंस के प्रश्न आते हैं वृद्धि और विकास में भी। सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होते हैं?
बिल्कुल मस्तिष्क और मेरुदंड इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनोगति बाध्यता विकृति 1। मनोगति मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, याद रखेंगे। मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, काय रूप विकृति है। आज के प्रश्न थोड़े से कठिन प्रश्न मैंने जानबूझ के लिए हैं, क्योंकि आपके पेपर में 10 से 12 प्रश्न थोड़े से कठिन लेवल के आते हैं। ध्यान से पढ़ना इन प्रश्नों को। उत्तर बताएंगे आप लोग। उत्तर इसका चिंता की विकृति कहलाती है। मनोगति बाध्यता विकृति 1 चिंता की विकृति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। प्यारे मित्रों, प्यारी गृहिणियों, इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां जाकर निकाल सकते हैं। अब थोड़े इजी प्रश्न हैं, देखिए प्रश्न को पढ़िए। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ये वाला प्रश्न मैंने पहले भी लिया है। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मैरीफील्ड ने, टॉरेंस ने, कॉल एवं ब्रूस ने, कैंट ने। आप लोगों का उत्तर टॉरेंस आ रहा है, तो बिल्कुल सही है आप लोगों का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताएंगे। व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। मनोविश्लेषण सिद्धांत आप सबको पता है सिगमंड फ्राइड साहब ने दिया था। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? पियाजे साहब का है। और व्यवहारात्मक सिद्धांत को ही हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है व्यवहारात्मक सिद्धांत। जेबी वॉटसन, आपका स्किनर साहब हो गए, विलियम मैकडूलर हो गए, ये सब व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलता हूँ आप लोगों को लेके मैं। लर्निंग कर्व्स सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने की गत्यात्मकता स्वरूप के सूचक, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं, बताएंगे। बिल्कुल आप लोगों का उत्तर ए नंबर जाएगा, सीखने की प्रगति के सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बहुत प्यारा प्रश्न है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडूरा और वाल्टर, डॉलर और मिलर, कार्ल रोजर्स यूंग, बताएंगे। ये वाला प्रश्न मैंने व्याख्यान पहले ले लिया है आप लोगों के लिए। बांडूरा और वाल्टर, इसका उत्तर जाएंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है बांडूरा का, अल्बर्ट बांडूरा का। मॉडल थ्योरी भी कहलाता है, ये मॉडल थ्योरी कहते हैं इसे। आप लोग ध्यान से देख लेना, पीडीएफ पड़ी हुई है, वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पर जाके देख लेना। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। मिरर ड्राइंग टेस्ट, याद रखिएगा, मिरर ड्राइंग टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? ये कुछ ध्यान रखिए प्यारे मित्रों। व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। मिरर ड्राइंग परीक्षण, मिरर ड्राइंग टेस्ट किसके मेजरमेंट के लिए होता है? लर्निंग का। आप लोग बताएंगे प्यारे मित्रों, लर्निंग का होता है। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 10 प्रश्न में से आप लोगों ने कितने उत्तर सही किए? आप लोग बताएंगे अपना उत्तर। अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ प्यारे मित्रों कि आपने 10 प्रश्न में कितने सही किए हैं, आप लोग बताएंगे। 10 प्रश्न में आप लोगों ने कितने सही बताइए जरा। जिन भी साथियों के 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न सही हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कर लिया क्या? अधिगम, ठीक है। आगे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न आप सबके साथ लूँगा मैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चलिए, डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पूछ रहा है आप लोगों से। प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन, मानक विचलन। ये कुछ प्रश्न ऐसे आ गए हैं जो कि थोड़े बहुत बाल विकास में पूछे जाते हैं प्रश्न। आप लोग बताएंगे मीडियन का, माध्यिका का, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? याद रखिएगा, ये व्यक्तित्व मापन से प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब पर्सनालिटी टेस्ट से, पर्सनालिटी टेस्ट जो होती है, व्यक्तित्व मापन होता है, उससे प्रश्न आए हुए हैं। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। चलिए देखिए, कौन से भिन्न है आपसे पूछ रहा है। TAT 16PF। TAT का फुल फॉर्म याद रखना, थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहते हैं इसे। थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहलाता है, अपरसेप्शन टेस्ट कहलाता है। 16PF है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, ड्रॉ एम मेन टेस्ट है। आप लोगों को उत्तर हो जाएगा 16PF, ये अलग हो जाएगा निम्न में से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य पूछा हुआ है, प्रश्न है। डेवलपमेंटल टास्क के प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है। हॉलिंगवर्थ, हैविंगहर्ट, जीन पियाजे, हॉल। बताएंगे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को हो जाएगा हैविंगहर्ट जो है विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक माने जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलूंगा मैं 16 नंबर प्रश्न पर। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उत्तर देना है। सीखने में पलायन आधारित है, मतलब बच्चा पलायन कब कर जाता है? सकारात्मक पुनर्वलन पर,
नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। मतलब यदि बच्चे जो है क्लास छोड़ के चले जाएं या स्कूल छोड़ने कब चले जाते हैं आप बताएंगे? जब नकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तब बच्चे ठहराव नहीं करते, बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? अभिव्यक्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। अब आप सबको बता दूं कि हमारे थॉर्नडाइक साहब ने प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार कुछ नियम दिए थे, उनमें ध्यान रखना कुछ प्रमुख नियम हैं और कुछ गौण नियम हैं। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये क्या है? प्रमुख नियम के अंतर्गत आते हैं, और कुछ नियम गौण नियम आते हैं, वो हम लोग आगे चल के समझ लेंगे। तो प्रभाव का नियम ध्यान रखना। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि बच्चा उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से करता है जिनमें उसको पॉजिटिव रिएक्शन मिलते हैं। समाज के आदर्श का अनुकरण वो तब करता है जब उसको सकारात्मक पुनर्वलन मिलता है, तब वो। मतलब यदि मान लो उसे नकारात्मक पुनर्वलन मिला, मतलब दंड दिया गया किसी भी कार्य के करने के बाद, तो बच्चा वो दोबारा कार्य नहीं करता। और वहीं पर यदि उसको सकारात्मक पुनर्वलन मिलता है, उसकी शाबाशी मिलती है समाज में, तो वह उस कार्य को बार बार करने लगता है। इसे ही कहते हैं प्रभाव का नियम। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब लेके आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। निम्न में से किसमें अन्वेषण के उद्धर्व उपागम का उपयोग किया जाता है? अन्वेषण के उद्धर्व उपागम, केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन? बताएंगे उत्तर। अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोजना, है ना? तो इसमें जाएगा सर्वेक्षण। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत प्यारा प्रश्न है, मैंने बहुत पहले ये वाले सिद्धांत को करा दिया है आप लोगों को। अधिगम का अंतरण, प्यारे मित्रों, इन्हें कहते हैं अधिगम का अंतरण। मान लीजिए, अब इसको अच्छे से समझना, यदि किसी एक कार्य का प्रभाव दूसरे कार्य में नकारात्मक रूप से करे तो वो ऋणात्मक हो जाता है, और धनात्मक रूप से करे तो पॉजिटिव हो जाता है। किसी प्रकार का प्रभाव न डाले तो शून्य अंतरण हो जाता है। ठीक है, चलिए, पर अधिगम का अंतरण होता है। आगे चलता हूँ लेके। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्दाशन, मूल्यांकन, उपक्रम। बताएंगे उत्तर। बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर जाएगा उपक्रम यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, प्रिपरेशन मतलब तैयारी करना, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, सत्यापन लास्ट में। आगे चलते हैं। बोल रहे हैं प्रश्न में, डैश ने प्रयत्नवाद भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब भी मैंने 2 प्रश्न पहले आप लोगों को बताया था। प्रयास का नियम या प्रयत्न या भूल का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी कहते हैं, किसने दिया था? पावलोव ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने, रॉस ने। पावलोव साहब का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, थॉर्नडाइक साहब का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चलता हूँ लेके। 20 प्रश्न में आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं, अपना उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं एम एलमन, एस फ्राइड, GW आलपोर्ट या JE डेसील। प्यारे मित्रों, आपसे बता दूं, आलपोर्ट साहब ने व्यक्तित्व की मापने की बहुत सारे कार्य किए, व्यक्तित्व के क्षेत्र में बहुत सारे उन्होंने सिद्धांत दिया, बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए, GW आलपोर्ट साहब ने। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट की तो हिंदी में से कहते हैं समग्रवाद। नोट करते जाना सारी चीज़ें, समग्रवाद कहते हैं। और गेस्टाल्ट के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में सबसे पहले ध्यान रखना कर्ट कोफका, ये पहले बताया है मैंने, कर्ट कोफका और कर्ट लेविन, मैक्स बर्दीमर, इन सब ने मिलकर क्या किया? संज्ञानात्मक सिद्धांत से हटकर इन्होंने क्या दिया? गेस्टाल्ट का सिद्धांत दिया। ये समग्रता को बताता है। और कर्ट कोफका, कर्ट लेविन, कर्ट कोहलर, मैक्स बर्दाइमर, ये सब इससे संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लेके आप लोगों को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का उत्तर बताएंगे स्वर विज्ञान, फोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, वुडवर्थ साहब ने स्मृति का आयाम नहीं है बताएंगे धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। बिल्कुल प्यारे मित्रों, स्मृति के अंतर्गत ध्यान रखना तर्क करना नहीं आता। जब हम बात करते हैं स्मृति की क्रिया की तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखो, इसको नोट कर लेना। स्मृति की क्रिया के अंतर्गत आप लोग बता दूं मैं, सबसे पहले हम किसी वस्तु को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उसको धारण करते हैं मतलब रिटेंशन करते हैं, और फिर उसको रिकॉल करते हैं मतलब पुनः स्मरण करते हैं। तो 3R सिद्धांत ध्यान रखना, वुडवर्थ साहब का 3R सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। तर्क करना नहीं आता। TAT डैश द्वारा बनाया गया था, अब भी बताया था मैंने। TAT क्या होता है? थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहलाता है। रोशाक के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा, मैस्लो के द्वारा या फिर मरे के द्वारा। मरे साहब ने प्यारे मित्रों TAT दिया था, थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट दिया था। रोसार का तो रोसाक परीक्षण था, अंक परीक्षण के अंतर्गत। रोशा इंक परीक्षण था इनका। ठीक है, आगे चलते हैं आप लोगों को लेके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज हम सुपर 60 प्रश्न करने वाले हैं प्यारे मित्रों, 60 प्रश्न रहेंगे। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना डैश कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में किसी प्रकार का बाधा आ गया तो क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता? उत्तर बताएंगे। बिल्कुल कुंठा कहलाएगा, फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। आपने किसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की बाधा आ गई तो वो आप लोग कुंठित हो जाएंगे, ठीक है, टेंस हो जाएंगे। चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। आप लोगों ने अपने परिवार में, अपने समाज में देखा होगा, माता पिता की आँख की तरह बच्चों की आँख का कलर भी आता है ना? तो कहीं ना कहीं आनुवंशिकता प्रभावित करती है किसको? आँख के रंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूँगा मैं, 29 नंबर प्रश्न। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित? आधार आयु, रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अवधान। बेसल एज या फिर उसे कहते हैं आप लोग CA, सेलेस्टियल एज भी कहते हैं। तो वो आएगा आपका बुद्धि। क्या आएगा प्यारे मित्रों? बुद्धि का। चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? मतलब टीचर के द्वारा बच्चे को डांट दिया गया और डांटने के बाद बच्चा आके अपनी छोटी बहन पर अपना गुस्सा उड़ेल देता है, तो किसका उदाहरण? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतर का, प्रतिक्रिया निर्माण का? बताएंगे। बिल्कुल प्यारे मित्रों, विस्थापन का है। मतलब आपने अपने गुस्सा किसी और पे उड़ेल दिया। अब 30 प्रश्न में आप अपने कितने स्कोर किया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। आगे लेके चलूँगा मैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र कैसे शुरू होता है? मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ये प्रश्न मैंने पहले बताया आपको। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बिल्कुल सही प्यारे मित्रों। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उसके हिसाब से समझ विकसित करते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं, फिर उस पर विश्लेषण संश्लेषण करके उसका मूल्यांकन करते हैं। आगे चलता हूँ लेके आपको मैं। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? कौन अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, शिक्षाचारी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं, शिक्षाचारी। प्यारे मित्रों, यदि आप भेदभाव करते हैं, मतभेद करते हैं, तो ये शिक्षाचारी अच्छे गुण की विशेषता नहीं है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जनतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, सभी के विचारों को सम्मान देना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए और वांछनीय सूचनाएं देने वाला भी होना चाहिए, पर ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? याद रखना प्यारे मित्रों, मास्लो का तो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है। मास्लो साहब ने आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था। हर्ट्ज़बर्ग, विक्टर ब्रूम, स्किनर। ध्यान रखना, विक्टर ब्रूम का सिद्धांत प्रत्याशा का सिद्धांत। चलिए, अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान किस प्रतिमान से संबंध, परिवार से संबंध? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिक व्यवहार परिमार्जन। प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे सूचना प्रक्रियाकरण। ये सारे प्रश्नों को अच्छे से करना है, बार बार रिवाइज करना है। आगे चलता हूँ आप लोगों को लेके मैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सी उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण कौन उपयोगी है? रेखीय अभिक्रम, साखी अभिक्रम। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य, तैयारी और अर्जन। अब प्यारे मित्रों, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं।
ध्यान रखना क्यों सही है, क्योंकि कौशल का स्थानांतरण अंतरण एक गति है। हम एक कौशल को दूसरे को सिखाते हैं, मतलब उसका क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तैयारी और अर्जन, मतलब यदि आप तैयार हैं किसी भी कौशल को सीखने के लिए तभी आप कौशल सीख सकते हैं। और अर्जन मतलब उसको एक्विजिशन करना, मतलब देखकर सीखना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है बोला है, शिक्षण सूत्र नहीं है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, ये गलत है। ये तो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आगमन विधि में आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद पूछा है आप लोगों को। शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि करना, प्रस्तावना करना। माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद होता है, बताएंगे बिल्कुल, योजना बनाना। किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, है ना। चलिए ये देखिए पूरा स्टेप दिया हुआ है यहाँ पे, प्लान, फिर टीच, फिर ऑब्जर्व, क्रिटिक, रीप्लान, रीटीच, रीऑब्जर्व, ये आप पूरा माइक्रो टीचिंग का मेथड है, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ, लेके आपको PDF टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण, अन्वेषण। अवबोध मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, उसके स्तर के शिक्षण में शामिल है अन्वेषण। हम किसी भी चीज़ का अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, तर्क वितर्क करते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुनें। A और B, B और C, AC, ABC, बताएंगे उत्तर। A और B, C उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलता हूँ लेके आपको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया पलट करेगा। स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना, बताएंगे। मैंने आपको बुलाया, आप मुझे देखेंगे तो किस प्रकार की संवेदना करेंगे आप लोग, ध्वनि संवेदना का, मतलब ध्वनि संवेदना के साथ अनुक्रिया प्रकट करेंगे ना, ठीक। चलिए आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40 प्रश्न में कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या कहलाती है। इंग्लिश में आप लोग ध्यान रखना, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला है, ध्यान रखेंगे। जब हम बात करते हैं तो 4 प्रकार की अवस्था होती हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और अमूर्त क्रियात्मक अवस्था। चारों को अच्छे से पता होना चाहिए। जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ध्यान रखना, ये 2 से 7 वर्ष तक ये होता है, 7 से 11 तक ये होता है और 11 से 15 तक ये वाला होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे प्राक संक्रियात्मक अवस्था इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसे पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। दूसरा नंबर स्टेज होता है जो कि 2 से 7 साल तक होता है, ठीक है। चलिए लेके चलता हूँ आगे आप लोगों को मैं। प्यारे मित्रों एंड तक बने रहना है। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ, काल्पनिक भयों का अंत, बताएंगे उत्तर। बाल्यावस्था के बाद की बौद्धिक विकास की ये नहीं होती, भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती, ये तो किशोर अवस्था में आती है। भविष्य की योजना की सूझबूझ कहाँ आती है, किशोर अवस्था में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। बहुत प्यारा प्रश्न है। बिने, चॉम्स्की, पेवलोव, मास्लो। अब आप लोग मुझे एक टर्म का फुल फॉर्म बताएंगे, एलईडी का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, किसने दिया था। इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग कर लेंगे, नॉम चॉम्स्की है, ठीक है। चलिए, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, आपसे पूछ रहा है। अधिगम के प्रयास और भूल से, संकेत अधिगम से, संज्ञानात्मक अधिगम से, स्थान अधिगम से। मैंने अभी आप लोग बताया था, प्रयास से हम त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक साहब ने, और थॉर्नडाइक साहब ने किस पर प्रयोग किया था, आप लोग मुझे बताएंगे, किस जानवर पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था किस आयु में आती है। 3 से 6, 30 से 6 वर्ष में भाषा, 8 से 10 वर्ष में समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष में नैतिकता, 16 से 19 वर्ष में संज्ञानात्मकता।
गिरोह की अवस्था प्यारे मित्रों 8 से 10 साल तक की होती है, ध्यान रखना है, और समाजीकरण की अवस्था आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तृतीय अवस्था अभी बताया था मैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था की आयु बता देंगे आप लोग, आयु कितनी होती है। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा, विषय वस्तु का स्वरूप। शामिल नहीं, विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न को पढ़िए। सामाजिक मूल्य पूछ रहा है, सामाजिक मूल्य नहीं है पूछ रहा है। प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, या फिर आपका आक्रामकता की आवश्यकता। सहायता परक व्यवहार आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलता हूँ, प्रश्न को पढ़िए। पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण पूछ रहा है। किसके उदाहरण पूछ रहा है? पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण। एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, स्वतः शोध, प्रक्रियात्मक स्थिरता, ये स्वतः शोध के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, सीखने के वक्र से फिर प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। मतलब आपसे पूछ रहा है कि सीखने का वक्र किसने दिया था? मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, रॉस, एबिंगहास, स्किनर, एमएल विग्गी। बिल्कुल आप लोगों को उत्तर जाएगा एबिंगहास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थार्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है पूछ रहा है। 3 प्रकार के थार्नडाइक के नियम, मुख्य नियम है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का नियम और तत्परता का नियम। 4 नियम, 4 प्रयास एवं त्रुटि का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। पर कौन सा नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, व्यवहार, चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा। बिल्कुल उत्तर जाएगा व्यवहार पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था, BF स्किनर साहब ने दिया था। चलिए अच्छा, तो इसको एक और नाम से पुकारते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं। चलिए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम एक लक्षणमुखी प्रक्रिया है। अधिगम मतलब क्या होता है बताइए मुझे पहले आप लोग। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो क्या कोई बच्चा सीख रहा है तो आप उसका अवलोकन कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से? नहीं, हम प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं आप लोगों के साथ हम। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, एक ऐसी स्थिति इसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। उत्तर बताएंगे, संज्ञानात्मक संकार्य भी है और परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण भी है। 2 ऑप्शन जाएंगे, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। चलिए, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए यहाँ कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कोई भी नई भाषा सीखनी है तो कहाँ से प्रारंभ करोगे? वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य साश्चर्य से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सीधे आप वाक्य शब्द में जाओगे कि अक्षर में जाओगे? हम सीधे अक्षर में जाते हैं, ना कि वाक्य और शब्द में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का की छात्र शामिल होते हैं? आप मुझे बताएंगे समावेशी शिक्षा क्या होती है? व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? समान और विशेष छात्र, केवल समान छात्र, केवल विशेष छात्र, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। समान और विशेष छात्र दोनों साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? अब अधिगम अक्षमताओं वाले प्रश्न आ गए हैं आप लोगों के लिए। पठन दोष, गणना दोष, निरस्ता संबंधी दोष, उनमें से कोई नहीं। पठन दोष आप सबको पता है किसको कहते हैं? डिसलेक्सिया।
जिसमें बच्चा पढ़ने में समस्या पैदा करता है। गणना दोष, निरस्त। गणना दोष होता है प्यारे मित्रों डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, जिसमें गणना करने में, गणितीय संख्या करने में समस्या होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी नंबर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट प्रश्न लूँगा आप सबके साथ में प्यारे मित्रों, ध्यान से पढ़ना है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, बिल्कुल संवेदनशीलता आवश्यक है, सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट प्रश्न आप सबके साथ में, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, संवेदी। संवेदी तत्व नहीं है। तो ये थी प्यारे मित्रों आज की सुपर 60 क्लास। शेयर करिए दबा के। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।